दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8। अब ये रेटिंग इसलिए है क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी हटके है। क्राइम थ्रिलर के साथ साथ इसमें एक ऐसा टच है जो बाकी मूवीज में आपको नहीं मिलेगा, और वो क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो इस बेहतरीन मूवी का नाम है विधि यानी किस्मत। तो कहानी की शुरुआत में हम सूर्या नाम के लड़के को पुलिस कस्टडी में देखते हैं, जहां उसे बांधकर रखा गया है और बार बार पुलिस उससे यही पूछ रही है कि बताओ वो कत्ल किसने किया। लेकिन सूर्या बस यही बोलता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तभी हम पल्लवी नाम की लड़की को पुलिस स्टेशन में आते हुए देखते हैं, जो सूर्या को वहां से रिहा कराकर ले जाती है। अब कहानी यहाँ से कुछ महीनों पहले शिफ्ट होती है, जहाँ एक दिन सूर्या अपने गांव से हैदराबाद आया हुआ है। इतने बड़े शहर में आकर वो काफी खुश है। इसी बीच वो अपनी माँ को कॉल करके अपने पहुँचने की खबर देता है। तभी उसकी माँ कहती है कि एक बार पल्लवी को भी कॉल करके बता देना, क्योंकि उसने मेरे पास कॉल किया था। अब अगले सीन में पल्लवी सूर्या के पास आकर उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने अपना फोन साइलेंट क्यों किया हुआ है? तुम्हें पता भी है मैंने तुमको कितनी बार कॉल की है? मैं कल रात से कितना परेशान हूँ और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। सूर्या माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी पल्लवी, पता नहीं यह फोन कैसे साइलेंट पर चला गया। मैं इतनी लंबी जर्नी करके आया, इसलिए थकान की वजह से नींद आ गई। साथ ही वो कहता है मुझे चिंटू भैया ने किसी विरैया के पास काम भी दिलवा दिया है। ये सुनकर पल्लवी काफी खुश हो जाती है और उसे रेडी होकर जल्दी से काम पर जाने को बोलती है। तभी सूर्या के रूम में मनोज नाम का एक लड़का आता है। दरअसल सूर्या के रूम में उसके साथ 3 और लोग रहते हैं, मनोज, चिंटू और चिरू। चिंटू ने ही विरैया से सूर्या के लिए सिफारिश की थी, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा था। साथ ही मनोज भी विरैया की उसी राइस मिल में काम करता है, जहां अभी सूर्या जाने वाला है। अब सूर्या जब वहां पहुंचता है तो विरैया का साला उसे मिलता है, जो बहुत ही निर्दयी और गुस्सेल किस्म का आदमी है। वो सूर्या से कहता है कि दिन में 200 बोरियां उठाओगे तब जाकर पैसे मिलेंगे, और ठीक से काम करोगे तभी यहाँ रह पाओगे। इन्हीं बातों के बीच वहाँ एक मजदूर विरैया के साले के लिए चाय लेकर आता है, लेकिन गलती से वो चाय उसके पैन पर गिर जाती है, जिसके बाद वो उस मजदूर का गला पकड़कर उससे कहता है कि तुम जैसे नकारा लोग कहीं काम करने के लायक नहीं हो। जिस पेन पर तूने चाय गिराई है वो पूरे 50,000 रुपए का है। तूने कभी सपने में भी इतने पैसे देखे हैं? बेचारा मजदूर माफ कर दो बाबूजी कहकर डांट फटकार खाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विरैया एक MLA से मिलने आता है और उससे किसी जमीन के बारे में बातचीत करने लगता है। MLA विरैया से कहता है कि अगर तुमने वो जमीन हमको दिलवा दी तो तुमको इलेक्शन के लिए टिकट दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं पल्लवी भी अपने ऑफिस आकर अपने कलीग्स को सूर्या के बारे में बताती है कि वो और सूर्या कैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और वो सूर्या को काफी पसंद करती है, और अब वो भी फाइनली उसी शहर में आ गया है। लेकिन तभी सूर्या रोता हुआ पल्लवी के पास आता है। पल्लवी के पूछने पर वो बताता है कि जब सूर्या कुछ बोरियों को उठाकर लोड कर रहा था, तभी गलती से एक बोरी विरैया की बहन के ऊपर गिर गई, जिसे देखकर विरैया के साले ने उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। सूर्या बार बार माफी मांगता रहा कि सर छोड़ दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने देखा नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन विरैया का साला फिर भी नहीं रुका और उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। तो इसी वजह से सूर्या पल्लवी के पास आकर रोने लगता है। पल्लवी कहती है कि सूर्या अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, लाइफ में हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या तुम ऐसे ही रोते रहोगे? काम कोई भी आसान नहीं होता, इसलिए उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें लाइफ से कैसे भगाया जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जब विरैया को सूर्या के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि उसे काम से निकाल दो। लेकिन जब चिंटू ये सब सुनता है तो विरैया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो बहुत कर्जे में है और आपके ही कहने पर मैं उसे गांव से यहाँ लेकर आया हूँ। अब जैसे ही विरैया सूर्या के गांव का नाम सुनता है तो वो अपने साले को बुलाकर केबिन में उससे कुछ डिस्कशन करने लगता है। उस तरफ हम पल्लवी के मैनेजर को देखते हैं, जो बिरयानी का काफी शौकीन होता है। तभी पल्लवी जब उसके पास आती है तो एक कॉइन नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही पल्लवी उस कॉइन को उठाती है तो उसका मैनेजर उसे गंदी नजरों से देखने लगता है और कहता है कि क्या चाहिए पल्लवी, क्यों आई हो? पल्लवी कहती है कि सर मुझे हाफ डे लीव चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैनेजर उसको बोलता है कि ठीक है जाओ आराम कर लो।
और कुछ काम हो तो मुझे बताना, पैसे की दिक्कत हो तो भी बताना। इसके बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है तो मैनेजर फिर से उस कॉइन को गेट के ऊपर रख देता है, जिससे अगर फिर कोई लड़की अंदर आए तो वो अपनी गंदी नजर उस पर डाल सके। उधर छुट्टी लेकर पल्लवी सूर्या का मन बहलाने के लिए उसे पूरा शहर घुमाने लगती है और जब शाम को वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी सूर्या के ऊपर एक पेन आकर गिरता है। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो पेन उसके पास कहाँ से आया, लेकिन सूर्या उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। पल्लवी पूछती है कि तुम इस पेन का क्या करोगे? सूर्या कहता है पता नहीं ये पेन कितना महंगा हो, जितने का भी बिकेगा कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। इन्हीं सब बातों के बीच अचानक पल्लवी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। सूर्या फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सूर्या से कहती है कि पल्लवी को बचपन से ही ये दिक्कत है और अब दिक्कत बड़ी हो चुकी है। पल्लवी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। फिलहाल मैं पल्लवी का नाम ऐड करा लेती हूँ। हर महीने 5,000 रुपए की दवा चलेंगी और ऑपरेशन के लिए तकरीबन 5 से 6 लाख का खर्चा होगा। अब सूर्या ये सारी बातें पल्लवी को बताता है तो पल्लवी कहती है कि हर महीने 5,000 रुपए तो मैं अपनी सैलरी से कर दूंगी, और रही बात ऑपरेशन की तो मेरा नंबर तीसरा है, पहले बाकी 2 लोगों का हो जाने दो, तब का तब देखेंगे, अभी इसमें काफी समय है। वहीं हम सूर्या के गले में एक टेप रिकॉर्डर को देखते हैं, जिसे वो हर समय गले से लटकाकर घूमता रहता है, और जब भी उसे अपने पिता की याद आती है तो वो उनका रिकॉर्ड किया हुआ कैसेट उस रिकॉर्डर में सुनने लगता है, जिसमें उसके पिता सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख उसको दे रहे होते हैं। दरअसल सूर्या जब छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए याद आने पर वो हमेशा उनकी कैसेट को सुनता रहता है, जिससे उसे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तभी चिंटू सूर्या के पास आकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने बड़े साहब से बात कर ली है, तुम कल से काम पर वापस आ सकते हो। ये सुनकर सूर्या बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उसका एक और रूममेट चिरू वहाँ आता है और सूर्या की जेब में वो पेन देखकर उससे कहता है कि तुम जैसे अनपढ़ आदमी को पेन की क्या जरूरत है, क्या ये चलता भी है? इसके बाद वो उस पेन को चेक करने के लिए कुछ लिखने लगता है। तभी सूर्या कहता है कि मैं इस पेन को 10-20 हजार रुपए में बेचूंगा, कोई लेने वाला हो तो बता देना। चिरू उसकी बात पर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि सर, अगर कोई इतने पैसे में खरीद ले तो थोड़े पैसे हमें भी दे देना। अब दूसरे दिन सूर्या जब वापस अपने काम पर जाता है तो वीरैया का साला उसे अपने पास बुलाता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है। साथ ही वो सूर्या से उसकी जमीन के बारे में भी पूछता है और कहता है कि तुम उस जमीन को हमें बेच दो और पूरी तरह कर्जे से मुक्त हो जाओ। लेकिन सूर्या कहता है कि नहीं सर, वो मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करूंगा। तभी अगले दिन चिंटू रोता हुआ सूर्या के पास आकर कहता है कि भाई, हमारा दोस्त चिरू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही सूर्या एकदम से शॉक्ड रह जाता है और दोनों भागते हुए उस जगह पर जाते हैं जहां पुलिस उन्हें बताती है कि उनके दोस्त की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। ये सुनकर दोनों दोस्त काफी ज्यादा दुखी होते हैं। उसी रात सूर्या को उसकी माँ का कॉल आता है और वो अपने साथ हुई सारी घटना सूर्या को बताने लगती है। दरअसल सूर्या की माँ ने कुछ टाइम पहले एक आदमी से कुछ कर्जा लिया था, लेकिन टाइम से पैसा वापस ना करने की वजह से उसने घर पर ताला लगा दिया, और जब सूर्या की माँ उसके घर पर चाबी लेने गई तो वो उसकी माँ को गंदी नजरों से देखने लगा, उससे उल्टी सीधी बातें करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने चाबी दी और बोला कि अगर अगले 2 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं आए तो मैं हर रोज तुम्हारे घर आऊंगा। ये सुनने के बाद सूर्या काफी परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे वो इस कर्जे से बाहर निकले। वो अगले ही दिन बाजार जाकर उस पेन को जगह जगह बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। निराश होकर सूर्या वापस अपने काम पर ध्यान देता है और खाली समय मिलने पर अलग अलग काम भी करता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी पैसे जमा करके उस कर्जे से मुक्त हो सके। इसी दरमियान उसका रूममेट मनोज सूर्या को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि चलो आज तुम्हारा पेन मैं ही बिकवाता हूँ। लेकिन तभी मनोज को उसके पिता का कॉल आता है। वो उसे एक नंबर नोट करने के लिए बोलते हैं। मनोज उसी पेन से उस नंबर को अपने हाथ पर लिख लेता है और जैसे ही वो उस पेन को सूर्या को वापस करता है तभी ऊपर से काफी सारी ईंटें और मलबा मनोज के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस पेन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब उसे अपने पेन पर धीरे धीरे शक होने लगता है। वो फौरन ये बात अपने दोस्त चिंटू को बताता है कि पहले इससे चिरू ने लिखा था और उसकी मौत हो गई, और अब मनोज ने लिखा तो वो भी मारा गया। जरूर इस पेन में ऐसा कुछ है। लेकिन चिंटू उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों की ऐसे अचानक मृत्यु से काफी दुखी था। इसलिए वो उस पेन को वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तभी पल्लवी सूर्या को कॉल करके अपने मैनेजर के बारे में बताती है कि उसने मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की। वो रोते रोते सारी बात सूर्या को बताती है। ये सुनकर सूर्या का खून खौल जाता है और वो गुस्से में पल्लवी के मैनेजर के पास जाकर उसके सामने नाटक करने लगता है कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज एक ऑटोग्राफ सर।
अब पल्लवी का मैनेजर सूर्या से पीछा छुड़ाने के लिए सूर्या के दिए हुए पेन से उसे ऑटोग्राफ दे देता है। ये सब देखकर पल्लवी को समझ नहीं आता कि सूर्या आखिर ये सब क्या कर रहा है। तभी वो सूर्या से बाहर आकर इसके बारे में पूछने लगती है। सूर्या कहता है कि देखो पल्लवी, मैं किसी मूवी का हीरो नहीं हूँ जो आकर मारपीट करता, कोई दंगा करता। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। उधर पल्लवी का मैनेजर कहीं जाने लगता है। तभी सूर्या उसका पीछा करने लगता है कि सच में वो मरेगा या नहीं, क्या सच में इस पेन में कोई शक्ति है या नहीं। लेकिन काफी देर होने के बाद भी पल्लवी के मैनेजर को कुछ नहीं होता और तब सूर्या को पक्का हो जाता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम था, इस पेन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उस मैनेजर का एक जोरदार एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सूर्या मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जो कोई भी इस पेन से लिखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद वो सीधा अपने गांव जाकर उस जमींदार से मिलता है जिसने उस रात उसकी मां के साथ बदतमीजी की थी। सूर्या यहाँ उस जमींदार से एक पेपर पर साइन करा लेता है, जिसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद दिवाली के मौके पर सूर्या की मां पल्लवी के घर आती है तो उन दोनों से वहां मिलती है। लेकिन रात होने पर सूर्या अपने रूम पर वापस चला जाता है, जहां सूर्या की मां पल्लवी से कहती है कि तुम दोनों कब शादी करोगे। पल्लवी कहती है कि माँ जी, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन पहले सूर्या प्रपोज तो करे। खैर, उधर जब सूर्या वापस अपने रूम पर आता है तो चिंटू सूर्या को देखकर उससे कहता है कि आजकल काफी गायब रह रहे हो, कहाँ रहते हो और काफी खुश भी हो, क्या बात है। सूर्या कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस ऐसा ही थोड़े काम में बिजी रहता हूँ। साथ ही वो चिंटू को बोलता है कि मेरा सारा कर्जा उतर गया क्योंकि जो जमींदार था वो पता नहीं कैसे मर गया। ये सुनकर चिंटू को सूर्या पर शक होने लगता है और वो सूर्या से कहता है कि मेरे पास एक कस्टमर है, लाओ अपना पेन दिखाओ। लेकिन तभी सूर्या चिंटू का हाथ पकड़ लेता है और इसी बीच दोनों में उस पेन को लेकर नोकझोंक हो जाती है, लेकिन मामला वहीं शांत हो जाता है। अब अगले दिन हम सूर्या को विरैया के राइस मिल के बाहर जख्मी हालत में पड़े हुए देखते हैं। अब जैसे ही सूर्या होश में आता है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर सूर्या से कहती है पल्लवी के पेट में तेज दर्द हुआ था, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, क्या आप लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया। सूर्या कहता है नहीं मैम, अभी तक पैसों का कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। तभी वो डॉक्टर सूर्या को एक कार्ड देकर ट्रस्ट के बारे में बताती है और कहती है कि आप जाकर उनसे मिलो, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। उस तरफ एमएलए विरैया के साले को फोन करके जमीन के बारे में पूछता है कि आपने कब का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, वो जमीन कब तक मुझे मिलेगी। विरैया का साला कहता है कि सर कुछ ही दिन में काम हो जाएगा। उधर हॉस्पिटल से बाहर आने पर सूर्या पल्लवी को प्रपोज करने वाला होता ही है कि तभी पल्लवी को एक कॉल आता है कि विरैया और उसके आदमी सूर्या की मां के पास है। ये सुनकर सूर्या फौरन अपने गांव के लिए निकल जाता है। तभी हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब विरैया ने सूर्या को अपने पास बुलाकर उसकी जमीन के बारे में बात की थी। विरैया ने कहा कि तुम उस जमीन को हमें दे दो, बदले में तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्या ने उस जमीन को बेचने के लिए साफ मना कर दिया था। इसके बाद विरैया के इशारे पर उसके आदमी सूर्या को बुरी तरह से मारने लगे। हालांकि चिंटू भी वही था, लेकिन उसने सूर्या की कोई मदद नहीं की और उन लोगों ने सूर्या को घायल करके बाहर फेंक दिया था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और सूर्या घर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब तक वो वापस घर पहुंचता तब तक उसकी माँ उन पेपर्स पर साइन कर देती है और वो उसी पेन को यूज करती है जो सूर्या का था। ये देखकर सूर्या के होश ही उड़ जाते हैं। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वो जमीन उसके हाथ से चली गई, बल्कि इस बात से था कि अब उसकी माँ भी मरने वाली है, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। वहीं सूर्या की माँ ने वो जमीन विरैया को इसलिए बेची ताकि पल्लवी का इलाज हो सके। अब विरैया के जाने के बाद सूर्या हर पल अपनी माँ के साथ रहता है, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता है, उनसे काफी सारी बातें करता है। अपने बचपन से लेकर आज तक जो भी उसकी माँ ने उसके लिए किया वो सब कुछ याद करने लगता है। तभी जब सूर्या की माँ बाथरूम में होती है तो करंट लगने की वजह से उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सूर्या फूट फूट कर रोने लगता है और उसी रात गुस्से में वो वापस हैदराबाद आकर विरैया और उसके साले को जान से मार देता है। और जब वो वापस रूम में जाता है तो चिंटू सूर्या के कपड़ों पर लगे खून को देखकर माफी मांगने लगता है कि सूर्या, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। यहाँ सूर्या सीधा पल्लवी के घर आकर सभी सबूतों को वहाँ छुपाने लगता है, जैसे विरैया के पास जो जमीन के पेपर्स थे वो
और खून से सने हुए कपड़े। दूसरी तरफ जब पुलिस को वीरैया और उसके साले के बारे में पता चलता है तो उनका शक सूर्या पर ही होता है, क्योंकि अभी तक जो भी लोग मरे थे वो सब सूर्या के जान पहचान वाले ही थे। सभी का कहीं न कहीं सूर्या से कनेक्शन था। वहीं सूर्या और पल्लवी डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर कहती है कि पल्लवी अब तुम्हारा नंबर दूसरा है, जल्दी ही तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ये सुनकर सूर्या गुस्सा करने लगता है कि अभी तो कुछ दिन पहले आपने कहा था कि पल्लवी पहले नंबर पर है, अब दूसरे पर कैसे आ गई। यहाँ सूर्या को पता चलता है कि एक परी नाम की छोटी बच्ची के पेरेंट्स ने ज्यादा पैसा जमा करके उसका नाम पहले करवा लिया है और ये सब हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का किया धरा है। इसी बीच पुलिस आकर सूर्या को उठाकर ले जाती है और काफी सख्ती से उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन सूर्या बार बार बस यही कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे मरे, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी पल्लवी वहां आकर सूर्या को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि पुलिस के पास भी सूर्या के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब कहानी आगे जाती है, जहां सूर्या और पल्लवी एक अलग घर लेकर उसी में एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। उस नए घर में सूर्या एक गिफ्ट बॉक्स लाता है और हमेशा उसमें कुछ न कुछ गिफ्ट पल्लवी के लिए रखता रहता है। इसी बीच एक दिन वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल आता है। वो सूर्या के गांव से ही था, इसलिए वो सूर्या का ही भला चाहता है। वो सूर्या से पूछता है कि वीरैया की हत्या वाले दिन तुम कहाँ थे। सूर्या कहता है कि अरे सर, उस दिन तो मुझे सैलरी देने के लिए बुलाया था, जिसके बाद मैं वहाँ से वापस निकल गया। कांस्टेबल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, जिससे कि बार बार तुम्हें कोई परेशान ना करे। अब यहाँ बेशक वो कांस्टेबल सूर्या की मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी सूर्या उसे वही पेन देता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। तभी दूसरे दिन न्यूज में उस कांस्टेबल की खबर आने लगती है कि एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। इसके बाद सूर्या उस परी नाम की बच्ची के पास जाकर उसी पेन से उसका सिग्नेचर लेने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही हॉस्पिटल से पल्लवी के पास एक फोन आता है। वो कहते हैं कि मैम, आपका नंबर अब पहला है। पल्लवी पूछती है कि पहले तो परी नाम की बच्ची थी ना? तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन अभी अभी हमें पता चला है कि उसकी मौत हो गई है, इसलिए अब आपका ही नंबर है। तभी सूर्या भी घर आकर कुछ छुपाने लगता है, जिसे पल्लवी देख लेती है और उसे अब सूर्या पर शक होने लगता है। वो एक एक करके सभी कड़ियों को जोड़ने लगती है, सभी इंसिडेंट्स को याद करने लगती है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये सब उस पेन की वजह से ही हो रहा है जो सूर्या के पास है। खैर, इसके बाद रात को जब सूर्या घर आकर पल्लवी को देखने लगता है तो वो उसे कहीं नजर नहीं आती, लेकिन उसे टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही वहाँ पास में रखी कैसेट को उसमें लगाकर प्ले करता है, उसे पल्लवी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि मैं जिस भोले और मासूम सूर्या को बचपन से जानती थी, वो सूर्या कब का खत्म हो चुका है। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। मैं जो भी तुमसे कहना चाहती हूँ वो मैंने उस गिफ्ट वाले बॉक्स में रख दिया है, तुम जाकर उसे चेक कर लो। अब सूर्या जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उसमें एक पेज मिलता है जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था, जो पल्लवी ने उसी मरने वाले पेन से लिखा था। ये देखते ही सूर्या के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम से घबरा जाता है और तभी उसे किचन में पल्लवी की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। रिकॉर्डिंग में पल्लवी कह रही थी कि मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन तुमने वो जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। ये सब सुनने के बाद सूर्या खुद मरने का डिसाइड करके उस पेन से लिखने लगता है, लेकिन वो पेन कुछ लिखता ही नहीं। और तभी सूर्या के घर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि मरने से पहले पल्लवी ने सूर्या के खिलाफ मिले सभी सबूत पुलिस को भेज दिए थे। तभी गुस्से में आकर सूर्या उस पेन को ऊपर से फेंक देता है, जो एक लड़के के ऊपर आकर गिरता है और वो लड़का उसी पेन को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। और इसी के साथ होता है इस बेहतरीन मूवी का दी एंड। इस मूवी में हमने देखा कि कैसे सूर्या को पेन के तौर पर एक वरदान मिला, जिसका जब उसने सही इस्तेमाल किया तो बुरे लोगों को धरती से साफ कर दिया, जैसे कि वो मैनेजर, वो जमींदार। लेकिन जब उसने उसका गलत इस्तेमाल किया तो वो खुद अपनों को ही खो बैठा। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।